हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के 10th एंड 12th वाली क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे, हम लोग इन्वायरमेंट क्लास में जो क्लास 12th की यूनिट नंबर 5 थी, जिसमें जीव और समष्टि टॉपिक को पढ़ा चुके थे। और हम लोग चल रहे थे, किसको पढ़ा रहे थे भैया? पारितंत्र टॉपिक को ना। और इस पारितंत्र के टॉपिक में पढ़ते समय हम लोग ऊर्जा पिरामिड को पढ़ रहे थे, पर किसी कारण इलेक्ट्रिक फॉल्ट आने के कारण क्लास एकाएक देखे होंगे बंद हो गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग संख्या पिरामिड को थोड़ा सा रिवीजन करके और उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं ना। थोड़ा सा आज हम लोग ये पीछे का थीम को चेंज करते हैं और थोड़ा आज लेते हैं वाइट। काफ़ी दिन हो गया इस पर पढ़ाए हुए। चलिए तीसरी भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आइए बच्चे, देखो बाबू, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो हम लोग पढ़ने किसके वाले हैं बेटा? इकोलॉजिकल पिरामिड। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। हेडिंग बनाएंगे बेटा सभी लोग, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो बच्चे, मुझे भी पता है बेटा, ये हो गया था इकोलॉजिकल पिरामिड, और थोड़ी सी शुरुआत से मैं ले रहा हूँ, और थोड़ी सी समझाते हुए फिर आगे हम बढ़ जाएंगे ना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड। देखो जी, अगर मैं पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में लल्ला आपसे बात करूं कि पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है ना, अगर इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है, तो देखो ये वास्तव में ना जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट या पर्यावरण के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट या पर्यावरण के अंदर आप देखेंगे तो उसमें क्या बनता है? या तो ऊर्जा होता है, या तो जीवों की संख्या होती है, या तो क्या होता है बेटा? जैव भार पदार्थ बनते हैं। तो इन्हीं तीनों को ग्राफ के माध्यम से दिखाना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। पर इसका सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया था बेटा? एक व्यक्ति थे जिसका नाम जानते हो क्या था? एल्टन। क्या था? एल्टन। एल्टन नामक व्यक्ति ने इसका प्रतिपादन किया था। इसीलिए हम इसे किस नाम जानते हैं बेटा? एल्टोनियन पिरामिड के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेटा इन्होंने ही क्या बताया था बेटा? तो इन्होंने बताया था पिरामिड कैसा होता है ना, तो पिरामिड कैसे बनता है इन्होंने बताया था। पिरामिड कैसे बनता है, पिरामिड कैसे बनता लल्ला, इसके बारे में समझा था किसने? पारिस्थितिकी पिरामिड में। तो ध्यान है एल्टोनियन में। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? एक नाम से और जानते हैं, क्या जानते हैं? एल्टन। अब बेटा पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, आपसे पूछा जाए? पिरामिड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चे? 3 प्रकार का। अब बच्चे 3 प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार में लल्ला कौन कौन से होते हैं? तो पहला कौन सा होता है? तो पहला हमने आपको बताया था क्या? नंबर पिरामिड। क्या होता है बच्चे? नंबर पिरामिड। क्या कैमरा में सब कुछ सही दिखाई दे रहा, कट तो नहीं रहा है? संख्या पिरामिड। तो एक हमने पढ़ा था बेटा संख्या पिरामिड के बारे में पढ़ना है हमको। दूसरा बेटा हमारे पास कौन होता है? बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड बेटा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड, हम इसे जैव भार पिरामिड नाम करते हैं बेटा। तीसरा हमारे पास जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी पिरामिड। इन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं बड़े प्यार से? ऊर्जा पिरामिड। तो इन्होंने कुल ये 3 प्रकार के पिरामिड के बारे में बताया था। वो आपके एनसीईआरटी में इन तीनों प्रकार के पिरामिड की चर्चा की गई है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए संख्या पिरामिड को समझने का प्रयास करते हैं बच्चे, ठीक है मेरे बड़े भाई? आइए, तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक की बातें हमने कर भी लिया था, इसी के आगे हमको कंटिन्यू करना है। आइए,
देखो बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ से अगली बारे में, देखो बच्चे, तो हम लोग अब किसको पढ़ने जा रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर लल्ला। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? संख्या पिरामिड। क्या कहते हैं बेटा? संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। देखो लल्ला, अगर हम लोग संख्या पिरामिड की बात करेंगे, अभी इनके जो प्रश्न से उत्तर बनेंगे वो तो हम समझेंगे, और थोड़ा सा पहले समझते हैं कि जो संख्या पिरामिड होता है वो होता कैसा है ना। देखो बच्चे, कैसा होता है, तो अगर संख्या पिरामिड देखने की कोशिश करो लल्ला, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक ग्राफ बना सकते हैं बेटा आप लोग। अब ये ग्राफ जो बना रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ है, बातें जो हमको समझनी है, जो आपको हम समझाएंगे। देखो लल्ला, यहाँ से क्या है, सबसे मेजर पॉइंट में क्या है, ये नीचे जो है इसे हम लोग बोलते हैं बेटा उत्पादक वर्ग। क्या बोलते हैं लल्ला? उत्पादक वर्ग। इसे तो हम लोग उत्पादक वर्ग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? उत्पादक वर्ग। इधर क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? द्वितीयक उपभोक्ता। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? तृतीयक उपभोक्ता। राइट। तो इस तरीके से हमको एक पिरामिड दिखाई देगा। अब इस तरीके से पिरामिड दिखाई देगा बेटा, तो उत्पादक वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा? उत्पादक वर्ग का मतलब सीधे इसमें क्या होता है, हरे पेड़ पौधे। तो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं लल्ला, वो किस में आते हैं? ये उत्पादक वर्ग में आते हैं। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करेंगे बेटा, इसमें कौन होते हैं? इसमें तो एक बात तो सही है ना, इसमें जो भी आएंगे बेटा ये शाकाहारी आएंगे। क्या आएंगे बेटा? ये शाकाहारी होंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। तो ध्यान देना है, ये शाकाहारी होंगे बेटा। दूसरी बात कहेंगे, अगर ये दोनों बात करेंगे तो ये कैसे हो सकते हैं दोनों? सर्वाहारी। कैसे हो सकते हैं बच्चे? सर्वाहारी, क्योंकि इनको जो खाएगा, इनको जो शाकाहारी को खा रहा है उसे क्या कहलाएंगे? अब सर्वाहारी जरूर है कि इनको भी जो खाएगा मांसाहारी होगा। अब हो सकता है ये दोनों को भी खाते होंगे, इसके साथ इसको भी खाते होंगे प्लस इसको भी खाते होंगे, तो क्या कहलाएंगे बेटा? सर्वाहारी। पर ये बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे क्या बोल सकते हैं लल्ला? प्राथमिक उत्पादकता बोल सकते हैं बेटा से। प्राथमिक उत्पादकता बोल सकते हैं बेटा। इसको क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग द्वितीयक उत्पादकता भी बोल सकते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता भी बोल सकते हैं ना। क्यों? देखो ध्यान से ना, हम इसे क्या करें बेटा, हम ध्यान समझना, पहली बात लिखने से पहले हम इसको उत्पादक वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये क्या है? प्राथमिक उत्पादकता है, क्योंकि यहीं से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। अब बनाने के बाद इसे खाता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी खाता है। कौन खाता है? शाकाहारी खाता है। अब शाकाहारी जो भोजन बनाता है तो उसे कौन खाता है? द्वितीय उपभोक्ता खाता है, नहीं खाता है? तो बताओ ये द्वितीय उत्पादकता हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं? इसे एनर्जी लेकर ये तैयार किया, इसे कोई दूसरा खा गया बेटा। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है बेटा कि इसमें होता क्या है, जब भी जो नीचे वाली संख्या है, हमेशा संख्या पिरामिड बेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि नीचे वाली जो संख्या, इसकी वाली संख्या, ये ध्यान देना है, उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होना चाहिए। उत्पादक वर्ग की संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए। सर्वाधिक होनी चाहिए बेटा। अब जरा समझिए क्यों होनी चाहिए बेटा। अगर ये सर्वाधिक नहीं रहेगा, इसका संख्या अधिक नहीं रहेगा, तो समझो हमारा जो पारितंत्र है, जो हमारा पूरा एक जीव सिस्टम है ना, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकी संख्या अधिक रहेगी तो हमेशा इनकी संख्या अधिक, इनकी संख्या कम, इनसे संख्या कम। देखो जिससे क्या है, उत्पादक वर्ग को जो खाने वाले होंगे क्या होंगे? शाकाहारी। तो उत्पादक वर्ग से संख्या किसकी कम होनी चाहिए? देखो ये संकीर्ण एरिया बता रहे हैं, ऐसे जाते हैं, ये ऐसे जाके क्या किया, इसे कम करते चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा संख्या किसका होना चाहिए हमारे पूरी पृथ्वी के अंदर? किसका? उत्पादक वर्ग का। और उससे कम संख्या किसकी होनी चाहिए? प्राथमिक उपभोक्ता का। मतलब जिसको जो हरे घास फूस पत्ती खाते होंगे, उनकी संख्या हमेशा उत्पादक वर्ग से क्या होनी चाहिए? कम। क्योंकि जब कम रहेगा तभी तो इनको भोजन मिल पाएगा। अब इनसे जो शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी होंगे, तो उनकी भी संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ध्यान देना है कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्वाहारी और मांसाहारी दोनों लिख सकते हैं। मांसाहारी लल्ला। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, इसके बाद इनकी संख्या कम होनी चाहिए, और उससे भी कम जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनकी संख्या बिल्कुल कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जो तृतीयक वर्ग होंगे, ज्यादा अगर खाना खाते होंगे तो एक ही बार में खा जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। तो बेटा याद रखना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो संख्या पिरामिड होता है उसमें उत्पादक वर्ग क्या होता है बेटा? अधिक।
तो हमेशा ये पूछा जाता है कैसा बनता है बेटा। तो ध्यान देना, ऊपर जाने पर हमेशा संख्या क्या होती है, इनकी घटती है। जो भी संख्या पिरामिड हो, ऊपर जाने पर संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो पहला पॉइंट यहाँ नोट करने वाला क्या है बेटा, आर एस पॉइंट में, आर एस पॉइंट में आप क्या नोट से लल्ला कर सकते हैं कि संख्या 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 पिरामिड में ऊपर जाने पर ऊपर जाने पर ऊपर जाने पर जीरो की संख्या में कमी आती है, कमी आती है। दूसरी बात बेटा, दूसरे पॉइंट पे क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन पॉइंट ये बनेगा कि हमेशा इसमें एक खास बात और क्या होगी, हमेशा ये कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, तो बेटा लिख सकते हैं, यह सदैव सीधा होता है। क्योंकि देखो पारितंत्र जब आप बनाओगे, पिरामिड बनाओगे, पिरामिड दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थलीय, एक होता है जलीय। पर स्पेशली हम लोग किसको इसमें देखते हैं बेटा, स्थलीय में देखते हैं। पर बच्चे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम समझने के लिए अगर जरा समझने का प्रयास करें लल्ला, तो क्या ये बोल सकते हैं, अगर एक मान लो एक पेड़ पौधा होगा, अगर मान लेते हैं, मान ले जब एक पेड़ होगा, मान ले जब एक पेड़ हो तो पिरामिड कैसा बनेगा बेटा, एक पेड़ हो तो पिरामिड, एक पेड़ हो तो पिरामिड कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। ध्यान से ना बाबू, मैंने कहा मान ले जब एक ही पेड़ हो तो पिरामिड कैसा बनेगा। अब एक पेड़ होगा मतलब उत्पादक वर्ग की संख्या कम हो गई, नहीं हो गई, उत्पादक वर्ग की संख्या क्या होगी बेटा, कम। तो बेटा ये पिरामिड कैसा होगा लल्ला, ये ध्यान देना है, इस तरीके से ऐसे उल्टा बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ कौन सा वर्ग आएगा, इस तरीके से, तो यहाँ पर कौन वर्ग आएगा बेटा, ये तृतीयक वर्ग रहेगा। कौन रहेगा, तृतीयक वर्ग रहेगा बेटा। यहाँ कौन सा रहेगा, अगर मैं यहाँ कहूँ तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ बात करूंगा बेटा कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता। अब यहाँ कौन सा रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ता। और यहाँ लल्ला कौन सा रहेगा, उत्पादक वर्ग। कौन रहेगा बेटा, उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग की संख्या जब कम रहेगी, जब एक पे रहेगा बेटा, तो हमेशा ध्यान देना कैसा बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। कैसा बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है, समझे बच्चे। तो अगर जब एक जीव को अगर मान लोगे तो हमेशा पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, बताइए भैया सभी लोग फट से। चलिए तेजी से करिए भैया। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा बेटा, दो ही पॉइंट बनेगा। अगर संख्या पिरामिड ऊपर जाने पे क्या होती है, योग संख्या घटती है, और दूसरी बात क्या है बेटा, यह सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। और जब एक जीव रहेगा लल्ला, तब कैसा रहेगा, तब कैसा पिरामिड बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, चले आगे, आइए। देखो बच्चे, अब हेडिंग बनाएंगे आप लोग सभी बच्चे। अब डालेंगे बायोमास पिरामिड ना, बायोमास बायोमास पिरामिड। अब बायोमास पिरामिड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड। अब देखो बच्चे, जैव भार पिरामिड,
ये ध्यान देना है, यह वजन के आधार बनाया जाता है। किन आधार पे? वजन के आधार पे। यह वजन के आधार पर बनाया जाता है। तो किसके आधार पर बनाया जाता है बच्चे? वजन के आधार पे। ये ध्यान देना, वजन के आधार पर बनाया जाता है। और कितनी प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कितनी प्रकार के होता है बेटा? 2 प्रकार के। 2 कौन होता है? एक होता है स्थलीय। कौन सा होता है बच्चे? एक होता है स्थलीय पारितंत्र होता है बच्चे, और दूसरा क्या होता है? जलीय। कौन सा होता है? जलीय पारितंत्र। अब जरा से इनको देखने की कोशिश करेंगे। जो स्थलीय होता है, जो जलीय होता है, इसमें खास बात क्या होता है बेटा? अगर देखेंगे आप लोग, देखो बच्चे, अब यहाँ पे जो स्थलीय होता है, जो स्थलीय पारितंत्र होता है, और दूसरी कौन सा होता है बेटा? जलीय। स्थलीय पारितंत्र अल्लाह हमेशा जानते हो कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनेगा बेटा? ये सीधा। अब ये कैसा बनता है बेटा? ध्यान देना है, ध्यान देना, उल्टा। कैसा बनता है बेटा? उल्टा। तो ये ध्यान देना है, यह सीधा सीधा बनता है, सीधा बनता है। जबकि ये कैसा बनता है बच्चे? ये ध्यान देना, उल्टा बनता है। अभी इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। उल्टा बनता है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये उल्टा बनता है जरा सा। तो अब देखो, जरा से ये जब सीधा बनेगा तो बेटा कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। क्या लल्ला? यही बनेगा। ये क्या हो गया? उत्पादक वर्ग हो गया बेटा। ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? तृतीयक उपभोक्ता। तो समझिएगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्थलीय पारितंत्र हमेशा कैसा सीधा होता है, ये इस तरीके से बनता है। अब ऐसा क्यों कहेंगे, जबकि यहाँ पे जलीय पारितंत्र में उल्टा कैसे बनता है? तो ये उल्टा करने मतलब बेटा इस तरीके से बनेगा। यही बनेंगे। अतः यहाँ क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा लल्ला, और प्राथमिक उपभोक्ता होगा, और यह क्या होगा बेटा? उत्पादक वर्ग होगा। अब आप कहेंगे यह उल्टा क्यों बनता है बच्चे? उल्टा क्यों बनता है? व्हाई दिस रीजन? इनके पीछे, उल्टा बनने के पीछे रीजन क्या है? ये उल्टा क्यों बनते हैं? अब बताओ, जब यहाँ पे स्थल है, जहाँ लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया में सूर्य की प्रकाश किरणें ठीक ठाक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? अब बेटा यहाँ जब क्या होंगे, जो हमारा सूर्य है, सूर्य विकिरण विकिरण की पर्याप्त मात्रा होती है। ये क्या होती है लल्ला? तो याद रखिएगा, ये सूर्य विकिरण की प्राप्त मात्रा होती है। और जब सूर्य विकिरण की प्राप्त मात्रा है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण ठीक ठाक होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण ठीक ठाक होगा, तो यहाँ भोजन अधिक मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जो उत्पादक वर्ग उनकी संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जो उत्पादक वर्ग उनकी संख्या क्या होगी लल्ला? अधिक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूर्य की विकिरण की प्राप्त मात्रा होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी बेटा? अधिक होगी। और जब अधिक होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? उत्पादक वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? अधिक। जबकि यहाँ पर अगर जल के अंदर जब जाओगे, तो जल के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, अब उनको इतना ज्यादा प्रकाश तो मिल नहीं पाएगा। जो जल के अंदर होते हैं बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम। तो भैया हमारे पास जो जैव भार है, जैव भार में कमी, और जैव भार में जब कमी हो जाएगी बेटा, तो इसका मतलब भैया यहाँ पे क्या होगा? अधिक। तो जैव भार में वृद्धि, जैव भार में वृद्धि। समझ रहे बेटा? तो जैव भार में क्या हो जाएगी? वृद्धि। जबकि यहाँ जैव भार में क्या आ जाएगी? कमी। इसलिए यहाँ पर कैसा पिरामिड बनता है? उल्टा। जबकि यहाँ कैसे बनता है बेटा? सीधा। तो जैव भार पिरामिड पूछे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के। ये कितने प्रकार के? अरे भाई, चले।
हो गया। आई, तो अगला बढ़ते हैं बेटा। अगला हमारे पास कौन सा है? ऊर्जा पिरामिड। अब डालेंगे हेडिंग आप लोग, एनर्जी पिरामिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आप लोग से? ऊर्जा पिरामिड। अब जो बेटा ऊर्जा पिरामिड होता है ना, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग ध्यान देना उत्पादकता का पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या है एक प्रकार से उत्पादक ही तो है, इसीलिए बेटा ध्यान देना, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादकता का पिरामिड बेटा, उत्पादकता पिरामिड कहते हैं। और कैसा बनता है बेटा, ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए कैसा बनता है तो ये सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा? यह सदैव सीधा बनता है। तो लल्ला कैसा बनता है बेटा? ये ध्यान देना, ये सदैव कैसा बनता है बच्चे? सीधा बनता है। और सीधा बनने का मतलब क्या है बेटा? वही तरीका है, एक ही तरीका है हमारे पास है, आराम से इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में देखिए ऐसे दिखाया होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में देखिए ऐसे दिखाया होगा ये चीज को। ठीक है ना, इस श्रृंखला में करके दिखाया होगा। एनसीईआरटी जब बुक खोलेंगे तो वहाँ ऐसे करके दिखाया होगा। तो ये बात वही है बेटा, ये बात वही है, कुछ अलग नहीं है, समझे लल्ला? तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास है? उत्पादक वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ये क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ये क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, ठीक है। अभी हमेशा अपराइड होता है, कैसा होता है? ऊपर जाने पे संख्या घटता, ठीक है, संख्या कैसा होता है बच्चे? घटता है। तो याद कर लेंगे, ये 3 प्रकार के कुल पिरामिड बनते हैं बेटा, इनको आप समझ लेंगे। ठीक है, ये कुल कितने प्रकार के पिरामिड बनते हैं बच्चे? तो 3 प्रकार के पिरामिड बेटा हमारे पास पाए जाते हैं। चल, क्या चीज? नहीं, अभी और है, अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम पढ़ाएंगे और थोड़ी सी बातें, थोड़ी कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए बेटा, यहाँ तक की बातें हो गई ना सभी बच्चों को? बताइए, अगर यहाँ तक की बात होगी बेटा तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि सभी लोग बच्चे हो गया, बताइए। चलिए, अब बच्चे, अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बेटा? ध्यान देना, पारिस्थितिकी अनुक्रम इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अनुक्रम। ये देखो बेटा, ये बहुत ही अच्छे समझिएगा, ये पारिस्थितिकी अनुक्रम होता क्या है ना। अब बेटा बताओ, धरती पे कोई भी जीव आएगा, कोई भी जीव आएगा, तो क्या वह उसके अंदर एकाबैक उद्विग्नता आ जाएगी? अब एकाबैक वो सब कुछ क्या होगा? विकसित हो जाएगा क्या? तो किसी भी जीव के उसके उत्पत्ति तथा उसके विकास की जो चरण की प्रक्रिया होती है, जब कोई जीव की पहले उत्पत्ति होगी, पहले कोई जीव पृथ्वी पर आएगा, जन्म लेगा, और जन्म लेगा तो जन्म लेने के
के पश्चात उसमें क्या होगी, उसकी सतत एक प्रक्रिया चलेगी और उस प्रक्रिया के दौरान किसी भी जीव का क्या होता है, विकास होता है। जैसे पहले मानव का क्या हुआ होगा, जन्म हुआ। सबसे पहले मानव का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो यह मानव का जब जन्म हुआ तो धीरे धीरे मानव पहले हाथ और पैर दोनों के बल चलता था, दोनों पकड़ के चलता था, पर धीरे धीरे उसने हाथ को छोड़ा, फिर पैर के बूते चलना चालू किया, फिर पहले झुक के चलता था, फिर खड़ा होकर चलना चालू किया, फिर पहले नग्न अवस्था रहता था, फिर कपड़ा पहनना चालू हुआ, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में उसके अंदर क्या होगा, परिवर्तन हुआ। तो ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो ये सतत परिवर्तन है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 दिन की प्रक्रिया है, ये लगभग कई वर्षों से चली आई ये प्रक्रिया है। समझ रहे? जिसका विकास धीरे-धीरे होता है, आराम से होता है, एकदम कह सकते हो मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। समझ रहे बेटा? पर ऐसे ही जब बेटा किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पर, किसी भी प्लेस पे जब कोई जीव जन्म लेता है, तो जन्म लेने के पहले उसकी घटना जो होती है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे भाई ये बन गया एक जीव है, यहाँ एक लैंड है और इस लैंड पे कोई एक जीव आके जन्म ले लिया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई जीव जन्म लेता होगा तो उसकी जो प्रक्रियाओं को समझाना है। जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं का जो अनुसरण किया जाता है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, जब कहीं पर कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी जन्म लेने की जो पूरी प्रक्रिया दर होती है, उसी को समझेंगे। जैसे बेटा अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर इसको समझना बेटा, जैसे मान लेते हैं कि बेटा हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक चट्टान है। क्या बेटा यहाँ पे है, एक चट्टान है। और कैसा है बेटा, चट्टान स्थल है। और चट्टान कैसा है बेटा, ये ध्यान देना, क्या है बाबू, है चट्टान है। और चट्टान कैसा है बाबू, है नग्न है। नग्न है, किसी चीज़ से ढका नहीं है। और किसी चीज़ से जब ढका हुआ नहीं है तो जब इस पे क्या होगा, हवाएं इसके ऊपर से चलेंगी। इसके ऊपर से क्या चलेंगी बेटा, ये हवाएं ऊपर से चलेंगी। हाँ, विंड हो गया, विंड होगा। यहाँ से क्या होगा बेटा, ऊपर से क्या आ रहा है, इसके ऊपर रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है। अगर जब ये बारिश हो रही है, इधर से हवाएं चल रही हैं, तो इन सभी हवाओं की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, ये टूट फूट होगा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कह सकते हैं कि ऊपरी संरचना में, ऊपरी संरचना में क्या होगा, संरचना में क्या होगा, अपर्दन होगा। क्या होगा बेटा, अपर्दन। अपर्दन मतलब होता है ऊपरी वाले हिस्सा का टूटना। तो क्या होगा, जो चट्टान होगा, चट्टान पे जब हवाएं चलेंगी, रेनफॉल होंगी, तूफान चलेंगी, तो इससे ऊपरी वाली चट्टानें क्या होंगी, घिसेंगी। और घिसना ही क्या कहलाता है बेटा, अपर्दन। और जब ये अपर्दन होगा तो अपर्दन के पश्चात क्या होगा बेटा, जब यहाँ क्या हो गया, अपर्दन हो गया। क्या हो गया बच्चे, अपर्दन। तो अपर्दन के बाद इसी चट्टान के ऊपरी वाले हिस्से में बेटा, ये क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, चट्टान है। ये बेटा हमारे पास क्या है, चट्टान है। और इस चट्टान के ऊपर वाले हिस्से पर क्या बन जाएगा लल्ला, इस पे बन जाएगा, अब धीरे धीरे इस पे क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, सॉइल। तो यहाँ बन गया बेटा, सॉइल बन गया, अर्थात क्या बन गया, मृदा बन गया। अब मृदा जब बना, इस जीव पे क्या बन गया, मृदा बना। अब इसी मृदा के ऊपर अब छोटे छोटे जो एक कोष की जीव होते हैं, वो इस पे क्या करेंगे, जन्म लेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, एक कोष की अब क्या करेंगे, पहले क्या हुआ था, चट्टान था, इसी चट्टान का धीरे धीरे घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, तो इससे क्या बना, सॉइल बना। और इसी सॉइल पर क्या करेंगे बेटा, अब छोटे छोटे इसी पे तो अब इसी चट्टान के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे जीव। एक तो यहाँ सॉइल था बेटा, सॉइल था। अब इस सॉइल के ऊपर यहाँ क्या हो गया लल्ला, अब यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, जैसे शैवाल, लाइकेन, सूक्ष्म जीव क्या लेंगे, जन्म लेंगे। क्या हो गया, शैवाल, अब बच्चे हाँ क्या, हाँ शैवाल, लाइकेन, लाइकेन, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, इस पे क्या लिए बेटा, जन्म लिए। और जब इस पे जन्म लेंगे तो इसी पहले कैसे बनेंगे बेटा, जन्म लिए। और फिर इसी पे क्या होगा, आगे चल के क्या होंगे, अब इसी पे आगे चल के क्या होगा, अब ये सब जब जन्म लेंगे तो इसके ऊपर भैया फिर घास फूस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ इसे भी क्या आ जाएगा, हाँ काम कर जाओ भाई। इस तरीके से छोटे छोटे इसी पे क्या ले लिए बेटा, घास फूस क्या लिए, जन्म ले लिए। तो इसी पे क्या आ जाएगा, बहुसंख्यक क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक रूप में घास का जन्म होगा। और जब इसी पे घास होगा तो धीरे धीरे इसी पे क्या होंगे बेटा, अब देखोगे तो घास के बाद इसी पे क्या आएगा बेटा, धीरे धीरे इनका विकास में किस में आएंगे बेटा, इस विकास पे अब धीरे धीरे क्या आ जाएगा इसी पे, अब ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बनने लगेंगी, ठीक है ना, बड़ी बड़ी क्या बनेंगे बेटा, झाड़ियाँ। इस पे क्या बनने चलेंगे, घास, झाड़ियाँ, झाड़ियाँ,
झाड़ियाँ। इस तरीके से ये क्या हुआ, एक तरीके से देखा हमने, ये समझने की कोशिश किया कि किसी भी अगर प्लांट का जन्म हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सबसे पहले बड़े बड़े वृक्ष आ जाएंगे। पहले बड़े बड़े वृक्ष नहीं आएंगे, पहले छोटे छोटे देखो वृक्ष आए, फिर जो छोटे छोटे पौधे आए, वही पौधे धीरे धीरे घास के रूप में तब्दील हुए, धीरे धीरे फिर किसमें घास झाड़ियाँ हुए, अब यही झाड़ियाँ धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े पेड़। तो ऐसे ही बेटा किसी भी जीव का जब भी विकास होता है तो विकास होने के की संपूर्ण क्या होती है बेटा, प्रक्रिया क्या होती है, एक संपूर्ण प्रक्रिया कि किसी भी जगह पे अगर कोई भी जीव जन्म ले रहा है तो जन्म लेने की क्या पूरी प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रम। क्या बोलते हैं बच्चे, पारिस्थितिकी अनुक्रम। अब जरा सा इस पारिस्थितिकी अनुक्रम को एक बात और बेटा और समझ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग पारिस्थितिकी अनुक्रम ध्यान देना कई चरणों में होता है बेटा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कृपया इधर उधर की बातें ना करें, किसी के ऊपर कोई चीज ना फेंके, ठीक है, और शांति से पढ़ें। देखिए बेटा पहले ये बताइए, आपको ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे चीजें समझ आना कि मतलब किसी भी चीज का कैसे निर्माण होता है, कैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, उसी को जो दिखाता है उसी बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम। अब पारिस्थितिकी अनुक्रम जब होता है बेटा ना, तो जो समझ लीजिए जो सर्वप्रथम जीव आके यहाँ पे क्या होता है, बैठता है। सबसे पहले जीव जो आया, तो ये सबसे पहले जीव आया नहीं है, देखो ध्यान देना, ये सभी जीव पहले आए ना, तो जो सबसे पहले जीव आते हैं बेटा ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पायनियर समुदाय। इनको क्या बोलते हैं बच्चे, इनको बोलते हैं हम लोग पायनियर समुदाय। तो इन्हें बच्चे बोला जाता है पायनियर समुदाय। अब देखो मध्य में कौन आया बेटा, तो मध्य में ध्यान दो, घास फूस आए हैं, तो जो मध्य में जीव आते हैं, जो मध्य में इनका विकास होता है, जो मध्य वाली एरिया होती है, तो मध्य वाले एरिया को जानते हो बेटा हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सीरे समुदाय। क्या बोलते हैं, सीरे समुदाय। ये पूछा गया है, सीरे समुदाय, इन्हें लल्ला बोलेंगे हम लोग सीरे समुदाय। और जो अंतिम में होते हैं, जो मतलब एकदम लास्ट चरण में अपने पहुंच जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं, स्थायी समुदाय। क्या बोलते हैं, स्थायी समुदाय, वही परमानेंट रहने लगे, तो इन्हीं को हम लोग मान लीजिए क्या कह दिए हम लोग, स्थायी समुदाय। तो बेटा इन्हें स्थायी समुदाय कहा जाएगा। जो मध्य के एरिया होंगे उन्हें क्या कहेंगे, सीरे समुदाय, और जो शुरुआती समय में आएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पायनियर समुदाय। बात समझे नहीं समझे, उन्हें क्या कहेंगे, पायनियर समुदाय। तो सबसे पहले चट्टान के ऊपर क्या हुआ, सॉइल है, ऐसे सॉइल के ऊपर सबसे पहले जो जीव जन्म लिए उन्हीं को हम लोग क्या कहें, पायनियर समुदाय। फिर मध्य तरफ में जो जीव आए उन्हें क्या कहें, सीरे समुदाय। और जो अंतिम यही जीव धीरे धीरे अब क्या होंगे, परमानेंट स्थायी हो गए, अब यहाँ पे ये जाएंगे तो मिलना ही मिलना है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कह देंगे, स्थायी समुदाय। पर बेटा ध्यान देना, ये पारिस्थितिकी अनुक्रम के कई चरण में होते हैं बेटा, अनुक्रम कई चरण में होता है, कई चरण में होता है लल्ला। अब कई चरण में होता है बेटा, तो इसमें अंदर क्या क्या होता है, तो ध्यान देना, सबसे पहले आएगा वनस्पति रहित। क्या आएगा बेटा, वनस्पति रहित। तो वनस्पति रहित फिर क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा प्रवसन। क्या आएगा, प्रवसन। प्रवसन के बाद बेटा अगर आपसे कहा जाए क्या आएगा, अस्थापना। प्रवसन के बाद क्या आएगा, अस्थापना, स्थापना। और अस्थापना के बाद लल्ला अगर आपसे पूछा जाए क्या आ जाएगा, प्रतिस्पर्धा। क्या आएगा, प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा के बाद लल्ला अगर आपसे मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण। ये इतने चरणों से जब कोई गुजरता है तब जाकर कोई जीव स्थायी होता है। ये क्या कह रहा है, इतने चरणों से जब जाके कोई चीज गुजरता है और तब जाके स्थायी होता है। जरा समझिए कैसे। अब मान लो, मेरी बात समझिए ध्यान से, अब कोई भी पहले जहाँ पे वनस्पति रहित है, मतलब कोई भी ऐसा एरिया, चट्टान जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, मान लो ये सॉइल था, अब यहाँ कुछ भी, बस ये चट्टानें थी, चट्टानों में हवाएं चले, रेनफॉल हुआ, विंड चला, इससे क्या बन गए, मृदा बन गए। क्या बन गए, मृदा बन गए। अब यहाँ पे इस समय कोई भी जीव यहाँ पर नहीं है, वनस्पति रहित है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, किसी नए जीव का आएगा कि नहीं आएगा बेटा। जब कोई न्यू जीव यहाँ पर आएगा तो रहने की कोशिश करेगा। जब कोई नया जीव इस पे आएगा तो रहने की कोशिश करेगा। तो कोई जीव का किसी दूसरे एक स्थान से निकल कर किसी दूसरे स्थान पर आना जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब ये यहाँ से निकल के आएगा तो इसके स्थान पर आएगा, तो बताओ जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा बहुत रहना चालू करेगा। तो रहने की जो प्रक्रिया होगी अभी परमानेंट तो है नहीं, कैसा है, अस्थायी है। पर आएगा बेटा तो बताओ यहाँ के लोगों से इसका टकराव होगा नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है वो जाके जहाँ पे रह रहा होगा और वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वायुमंडलीय घटक क्या होंगे, बिल्कुल अलग रहे होंगे। वहाँ के तापमान,
हाँ, वहाँ की हवाओं की गति या वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें होंगी, उन्हें सभी चीज़ का क्या होगा, अलग अलग होंगी। और जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे वातावरण बिल्कुल से अलग मिलेगा। तो इस वातावरण के जो जीव होंगे या वहाँ के जो भी पेड़ पौधे होंगे, उनके साथ उसका क्या होगा, संघर्ष होगा। और उस संघर्ष में अगर ये अपने आप को क्या कर पाया, सर्वाइव कर पाया, अगर फिट रख पाया, तो क्या होगा, यही धीरे धीरे क्या बनेगा, मध्यम समुदाय बनेगा। और जब धीरे धीरे आगे क्या होगा, ये धीरे धीरे सर्वाइव क्या होगा, प्रतिस्पर्धा करते 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 अगर यहाँ पे अपने स्थान को कायम कर पाएगा और यहीं पर अगर परमानेंट अब रुकना चालू हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा बेटा, स्थायी समुदाय। तो पहले क्या होगा बेटा, कोई जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे किसी जीव का क्या होगा, प्रवसन होगा, फिर उसका क्या होगा, अस्थापना होगा, फिर वहाँ के जीवों के बीच में उनका क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। क्या होगा बेटा, प्रतिस्पर्धा होगा। और इस प्रतिस्पर्धा के बाद फिर उनका क्या होगा बेटा, वहाँ पे जाके स्थापना होगा। तो क्या मेरी बातें समझ पाए आप लोग, क्या समझ में कि किस तरीके से पारिस्थितिकी अनुक्रम होता है। तो जरा सा मैं बोलना चालू करता हूँ, जरा सा आप इसको सेंटेंस में लिखेंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रम। ये तो पूरा मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया, और इसको मैं बोलता हूँ, जरा सा आप लिखिए सभी बच्चे। डालेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण। देखिए यहीं से लिखने की आदत डाल लीजिए भैया, यहीं से लिखने की आदत डाल लीजिए सभी लोग। मैं सारे कुछ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे कभी कभी वैसे भी मैं डिटेक्ट तो काफ़ी चीज़ें कर देता हूँ बोर्ड पर ही, पर कुछ चीज़ें मैं बोल के भी लिखवाता हूँ, तो इससे आपकी स्पीड भी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। अब आपको फील पाएगा कि हम भी क्लास में हैं। अगर जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, अगर उनको लगे कि हम तेज़ी से बोल रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुनकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखें, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें जिसमें किसी स्थान पर, जिसमें किसी स्थान पर, किसी स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है, जिसमें किसी स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, तंत्र का विकास होता है, विभिन्न अस्थायी समुदाय के द्वारा, विभिन्न अस्थायी समुदाय के द्वारा, समुदाय के द्वारा, समुदाय द्वारा एक दूसरे को विस्थापित करके, एक दूसरे को विस्थापित कर, एक दूसरे को विस्थापित कर, एक दूसरे को विस्थापित कर एक स्थायी समुदाय को स्थापित किया जाता है, एक स्थायी समुदाय को स्थापित किया जाता है, किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर सर्वप्रथम स्थापित होने वाले समुदाय को, किसी भी स्थान पर सर्वप्रथम स्थापित होने वाले समुदाय को, किसी भी स्थान पर सर्वप्रथम स्थापित होने वाले समुदाय को, स्थापित होने वाले समुदाय को पायनियर समुदाय कहते हैं, पायनियर समुदाय, पायनियर समुदाय कहते हैं। वहीं मध्य समुदाय को, मध्य समुदाय को, मध्य समुदाय को मध्य समुदाय को सीरिय समुदाय, मध्य समुदाय को सीरिय समुदाय, सीरिय समुदाय, सीरिय समुदाय कहा जाता है। और उस स्थान पर, और उस स्थान पर, और उस स्थान पर
जो सबसे अंत में स्थापित होता है और उस स्थान पर जो सबसे अंत में स्थापित होता है, जो सबसे अंत में स्थापित होता है, स्थापित होता है, उसे स्थायी समुदाय कहा जाता है। स्थायी समुदाय को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी ना, स्थायी समुदाय कहा जाता है, स्थायी समुदाय कहा जाता है। चलिए अगला डालेंगे, इसी में अगला मतलब अगला पॉइंट, पारितंत्र अनुक्रमण अनुक्रम, पारितंत्र अनुक्रम, पारितंत्र अनुक्रम कई चरणों में संपन्न होता है, कई चरणों में संपन्न होता है। अब इसको बेटा आप लोग यहाँ से देखकर लाइन छोड़ दीजिएगा। पहले वनस्पति रहित होगा, फिर प्रवासन माइग्रेशन होगा, फिर अवस्थापना होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, फिर स्टेबलाइजेशन होगा, स्थिरीकरण होगा ना। तो इन क्रमों को बस उसी नीचे उतार लीजिएगा। नीचे लिखिएगा प्राथमिक अनुक्रमण, प्राथमिक अनुक्रमण, अनुक्रमण ऐसे अनुक्रमण होते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण ऐसे अनुक्रमण होते हैं, ऐसे अनुक्रमण होते हैं ऐसे अनुक्रमण होते हैं जहां पर अनुक्रमण की प्रक्रिया, जहां पर अनुक्रमण की प्रक्रिया, जहां पर अनुक्रमण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू होती है, सर्वप्रथम शुरू होती है, सर्वप्रथम शुरू होती है। अर्थात 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 उस स्थान पर पहले कभी भी, अर्थात उस स्थान पर पहले कभी भी समुदाय का विकास नहीं हुआ था, समुदाय का विकास नहीं हुआ था। अर्थात उस स्थान पर, अर्थात उस स्थान पर पहले कभी भी समुदाय का विकास नहीं हुआ था। ठीक बच्चे, तो प्राथमिक अनुक्रमण किसे कहते हैं, जहां पे पहले कोई भी जीव बसा उसा नहीं था। मेरी बात ध्यान समझिए, पहले कभी भी कोई वह जीव बसा उसा नहीं था, पहली बार कोई जीव जब जहाँ स्टेबल होने आता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण। पहले दूसरी चीजें क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ कोई जीव पहले से थे, पर वहां पे मान लीजिएगा भूकंप आया, आंधी तूफान, या किसी वजह से कि आग लगने से पूरा पूरा वहां का समुदाय क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जहां पे पहले बार समुदाय की स्टेबल हो चुका था, अब वहां अगर दोबारा अगर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक। तो डालेंगे द्वितीयक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, दूसरा लिखेंगे द्वितीयक अनुक्रमण वहां होता है, द्वितीयक अनुक्रमण वहां होता है जहां पहले से, जहां पहले से पारितंत्र उपस्थित था, जहां पहले से पारितंत्र उपस्थित था था पारितंत्र उपस्थित था, परंतु वह किसी कारण से नष्ट हो गया था, परंतु वह किसी कारण से नष्ट हो गया था। नष्ट हो गया, नष्ट हो गया था, और वहां पुनः, और वहां पुनः और वहां पुनः अनुक्रमण होता है, तो
और वहां पुनः अनुक्रमण होता है तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। तो हमको लगता है अगर अनुक्रमण के बारे में आएगा तो ठीक ठाक ले जाएंगे। अब आपको बताऊं ये तीनों चैप्टर जो आपका है अभी, इसके बाद क्या चलेगा, बायोडाइवर्सिटी चलेगा ना, लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंट का। तो कल मान लीजिए चलिए कि 2 क्लास से 3 क्लास में उसको खत्म कर देंगे हम, ठीक है, या तो फिर अगले संडे क्लास लेंगे तो उसको भी खत्म कर देंगे। पर बेटा इसी में थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट और लिखवा दे रहा हूँ, आई होप पहले वाले एनसीईआरटी में था, अगर इसमें नहीं है तो एक आता है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट से निकलता है, साइकिलिंग चलती है। मतलब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, इसे मान लीजिए मृदा है या मान लो कि मानव शरीर है, तो मानव शरीर पहले क्या करेगा, पेड़ पौधों से एनर्जी लेगा, खाएगा पिएगा यापन करेगा, एक पूरा जीवन जीने के बाद उसकी मृत्यु होगी नहीं होगी। तो मृत्यु होने के बाद या तो आपको जला दिया जाएगा या तो आपको दफना दिया जाएगा। तो जलाने या दफनाने के बाद फिर क्या बन जाओगे, सॉयल। और उसी सॉयल को फिर पेड़ पौधे क्या करेंगे, खा लेंगे, और खा लेंगे तो फिर उसी से क्या बनेगा, भोजन बनेगा, और फिर उसी भोजन को कोई दूसरा खाएगा, फिर ऐसे साइकिलिंग चलती रहती है। तो ऐसे ही बेटा किसका चक्र चलता है, कार्बन का, और किसका चक्र चलता है, फास्फोरस का। तो 2 चक्र एक बार पूछा गया था, तो आप डालेंगे हेडिंग कार्बन चक्र, मैं लिखवा दे जाता हूँ, आप समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कार्बन चक्र। इसको भी मैं सेंटेंस में बोल दे रहा हूँ, आप सभी लोग लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखेंगे। कार्बन जैविक पदार्थों का एक मौलिक तत्व है। कार्बन जैविक पदार्थों का एक मौलिक तत्व है। यह वायुमंडल में यह वायुमंडल में CO2 के रूप में उपस्थित होता है। यह वायुमंडल में CO2 के रूप में उपस्थित CO2 के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन की उपस्थिति जैविक पदार्थों के लिए अनिवार्य होता है। कार्बन की उपस्थिति जैविक पदार्थों के लिए अनिवार्य होता है। जैविक पदार्थों के लिए अनिवार्य होता है। पॉइंट नंबर 1, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन को उत्पादक वर्ग के जीवों के द्वारा कार्बन का उपयोग भोजन के निर्माण के लिए किया जाता है। भोजन के निर्माण में किया जाता है, जिसे जैविक पदार्थ के रूप में संचित किया जाता है। जिसे जैविक पदार्थ के रूप में संचित किया जाता है। जिसे जैविक पदार्थ के रूप में संचित किया जाता है। इन जैविक पदार्थों का संचयन खाद्य जाल में होता है अथवा
अथवा जीवाश्म के रूप में जीवाश्म के रूप में जीवाश्म के रूप में मृदा व चट्टानों में मृदा व चट्टानों में मृदा व चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानों में पाए जाते हैं। मृदा उपस्थित मृदा उपस्थित मृदा उपस्थित उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पुनः पौधों के द्वारा मृदा उपस्थित पुनः मृदा उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पुनः पौधों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पुनः पौधों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा और कार्बन कैसे छोड़ते जरा से लिख लेंगे पॉइंट में। पृथ्वी पर उपस्थित पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया के दौरान जीवों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को छोड़ा जाता है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को छोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी पर उपस्थित दलहनी क्षेत्र बर्फ से ढके क्षेत्र दलहनी दलदली लिखेगा, दलदली नहीं, दलदली क्षेत्र जहाँ कीचड़ होते, दलदली क्षेत्र, बर्फ से ढके क्षेत्र, धान के खेत, पशु के जुगाली इत्यादि के द्वारा CH4 मीथेन गैस का निष्कासन किया जाता है। पशु की जुगाली इत्यादि के द्वारा मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है या निष्कासन किया जाता है। अब जाओ बताओ, जाहिर सी बात है, अगर मीथेन निकल रहा लल्ला तो मीथेन में क्या है, CH4 है कि नहीं है? अब बताओ C क्या है, कार्बन ही तो है, समझ रहे हो? तो कार्बन इससे, और बेटा और लिख लीजिएगा पॉइंट। और कैसे निकलते हैं, पहली बार तो लिखवा रहा हूँ सेंटेंस आपको, काफी दिनों के बाद लिखेंगे, 5 मिनट और बने रहिए, हो जाएगा। पृथ्वी पे मानव गतिविधियां जैसे उद्योग, जीवाश्म बाबू बड़ी की मात्रा रहेगी, छोटी की मात्रा नहीं। जीवाश्म, ईंधन का जलना, ईंधन के दहन, ऐसे लिखिए, ईंधन के दहन इत्यादि के द्वारा बड़ी मात्रा में वायुमंडल में कार्बन का समावेशन होता है।
वायुमंडल में कार्बन का समावेशन किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन का समावेशन किया जाता है। इन सभी माध्यम से बेटा क्या हो जाते हैं, कार्बन हमारे वायुमंडल में जाते हैं। तो हमको लगता है इतनी जो जानकारी आपको कार्बन चक्र के बारे में आपके सिलेबस पे है नहीं, शायद आई होप कट गया है, पर बट मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ कि आपके पास कंटेंट के रूप में पढ़ा रहे लल्ला, ठीक है ना। एक पॉइंट एक और डालेंगे बेटा, दूसरा डालेंगे फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, ये दो चक्र आपसे पेपर में पूछा गया है, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, इसलिए मैं दोनों लिखवा दे रहा हूँ। नहीं तभी नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है, जल चक्र है, मृदा चक्र है, भू जैव रासायनिक चक्र है, बहुत सारे चक्र है, पर आपको इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ दो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक लिख लेंगे फास्फोरस। फास्फोरस ऊर्जा स्थानांतरण में, फास्फोरस ऊर्जा स्थानांतरण में, ऊर्जा स्थानांतरण में आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, तथा अधिकांश जैविक झिल्लियां, तथा अधिकांश जैविक झिल्लियां अधिकांश जैविक झिल्लियां फास्फोरस की बनी होती है। बनी होती है, की बनी होती है। फास्फोरस जीव जंतु के लिए, फास्फोरस जीव जंतु के लिए, जीव जंतु के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। अगला पॉइंट, फास्फोरस सामान्यतः, फास्फोरस सामान्यतः, सामान्यतः चट्टानों से, चट्टानों में, ऐसे लिखिए, चट्टानों में उपस्थित होते हैं, चट्टानों उपस्थित होते हैं, जो अपरदन के कारण, जो अपरदन कारण मृदा में शामिल हो जाते हैं, जो अपरदन कारण मृदा में शामिल हो जाते हैं। शामिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं मृदा से, मृदा से पारितंत्र में, पारितंत्र अथवा, पारितंत्र अथवा, पारितंत्र अथवा जीवों के शरीर में प्रवेश करता है। पारितंत्र अथवा जीवों के, अथवा जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तथा जीवों के मृत्यु के पश्चात, 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 जीवों के मृत्यु के पश्चात पुनः इनका अपघटन होकर, पुनः इनका अपघटन होकर, पुनः इनका अपघटन होकर मृदा में मिल जाना, पुनः इनका अपघटन होकर मृदा में मिल जाना, मृदा में मिल जाना फास्फोरस चक्र कहलाता है। फास्फोरस चक्र, ऐसे लिखिए, फास्फोरस चक्र, हाँ लिख लो, फास्फोरस चक्र कहलाता है, फास्फोरस चक्र कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो आप ध्यान समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो इस तरीके से हमने ये क्या किया बेटा, आपका जो हम चैप्टर चल रहे थे, कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा हमारे पास, चला था पारितंत्र। तो पारितंत्र में बेटा हमने उन सभी पॉइंटों पर चर्चा किया, हमने समझा
कि पारितंत्र क्या होता है बेटा, हमने इसको बारे में समझा था पूरी तरीके से। पारितंत्र के किसके बारे में पढ़ा था बेटा, हमने घटक के बारे में पढ़ा था बेटा, घटक के बारे में पढ़ा था। पारितंत्र के बारे में जो घटक पढ़े थे उसमें अपघटन के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, ऊर्जा के प्रवाह के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद ऊर्जा पिरामिड के बारे में, संख्या पिरामिड के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो हमने इसकी समूल जानकारी आपको पूरी तरीके से दे दिया बेटा। अब इसके बाद हर एक बच्चा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बेटा एनसीईआरटी जो बुक है आप गवर्नमेंट वाली, उसे बेटा आप लोग क्या करिए, आप पढ़िए। अब पढ़ने के बाद आप बताइए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आसान लगेगा। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्या है, कंजर्वेशन। तो ध्यान देना, हाँ, जैव विविधता एवं उसके संरक्षण, इन सभी टॉपिकों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और इस टॉपिक को मिलेंगे लगभग 2 या 3 क्लास में हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे ना। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।